नमस्कार आप सभी लोगों को। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम 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 प्रणाम। गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, गुरुजी। प्रणाम। आप राम जी। राधे गुरुजी। प्रणाम जी। अरे प्रणाम आप जी सर, प्रणाम। आप लोग जैसा कि जानते हैं, प्रणाम आज सर। से हम प्रणाम। प्रणाम आज गुरुजी। से हम सभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की कक्षाएं आरंभ करने जा रहे हैं। काफी लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया है। आज इस सेशन में सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही शानदार टेक्निक बताऊंगा जो हर ज्योतिष के विद्यार्थी के लिए काम आएगी, चाहे वो हमारे इस सेशन का स्टूडेंट है या नहीं है, चाहे वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है या नहीं चाहता, तो भी उसको आज का ये सेशन बहुत काम आएगा अगर वो ध्यान पूर्वक समझेगा तो। वै, वैदिक ज्योतिष में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी किस तरह से काम आती है, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यानी कि एक प्रकार से शरीर का वो विज्ञान जिसे कि हम 12 राशियां, 12 भाव, 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों तो के आप माध्यम से हम सीखेंगे। परमेश्वर ने हमारा शरीर की आयु लगभग लगभग 120 साल बना करके दी है। यानी शरीर इस तरह से प्रकृति ने बनाया है कि वह इस संसार में 120 वर्ष की आयु तक रह सके। पर ये बात आज हम बोलते हैं तो हमें खुद को हंसी आ जाती है। और हमारे शास्त्रों में तो शतायु होने का वरदान दिया ही जाता था कि ज्यादा नहीं तो 100 साल तो जी लो। पर आज के हालात को देखते हुए, आज के बीमारियों को देखते हुए, आज के एटमॉस्फेयर को देखते हुए इंसान कहता है ये तो बहुत बड़ी सजा है, 100 साल तो हमें नहीं जीना। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर तो चर्चा होगी ही होगी। तथा कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो हमारे शरीर को बीमार करने में सक्षम होते हैं, इन चीजों को सबसे पहले 4 स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहला स्टेप है टाइमिंग ऑफ डिसीजेस, कि किस समय रोग होगा। फिर है डायग्नोसिस, कौन सा रोग होगा। और फिर उसमें जुड़ जाता है ट्रीटमेंट। इन फैक्टर्स पर जब हम बहुत ज्यादा गहराई में जाते हैं तो ये पता लगता है कि हमारी कुंडली में बैठे हुए ग्रह ही हमारे जीवन में रोग पैदा करने में सक्षम होते। पर कैसे पता लगाएं कि कुंडली को देख करके किसी व्यक्ति की, कैसे हमें उम्मीद बने कि फला व्यक्ति की कुंडली में स्वस्थ रहने का योग बनता है। यानी हेल्दी कौन रहेंगे इसका भी योग है, देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। और अनहेल्दी हो जाने के योग भी हम देखेंगे। आप लोगों ने जब बेसिक ज्योतिष पढ़ा था तो उसमें एक बड़ी प्यारी लाइन कही गई थी, इस पूरे ब्रह्मांड को
12 भागों में डिवाइड कर दिया और हर भाग को एक राशि का नाम दे दिया। मेडिकल ज्योतिष में ये चीज थोड़ी सी चेंज हो गई। उन्होंने कहा कि पूरा शरीर को, मानव शरीर को 12 राशियों में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि सेम बात 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इन राशियों की मदद से, ग्रहों के समीकरण से हम ये पता लगाते हैं कि किस ग्रह के कारण, किस राशि के कारण, किस इक्वेशन के कारण शरीर में रोग पैदा होता है। और पैदा होता है, पर कब पैदा होता है, और पैदा हो गया तो ये भी तो पता लगाना है कि सामान्य खांसी जुकाम बुखार है जो 5-7 दिन में चला जाएगा, 10 दिन में चला जाएगा, या ऐसा रोग है कि बिना एक्सपर्ट डॉक्टर के, बिना भगवान का नाम लिए, बिना हॉस्पिटल में जाए, बिना लाखों रुपए खर्च किए बचना आसान नहीं होगा। यानी सीवियरिटी ऑफ डिसीजेस, ये एक चौथा पार्ट है कि ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि ये बीमारी जिसका होने का योग बन रहा है वो कितनी ज्यादा हार्मफुल साबित हो सकती है। जब हम ये सभी स्टेप्स को पता लगाते हैं तो हम मानव जीवन में होने वाले रोग, मानसिक पीड़ाएं, मानसिक तनाव, सभी को कुंडली के माध्यम से बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं। और इस पूरे कोर्स का एक बड़ा प्यारा पार्ट होगा, वो है रेमेडीज। जिन लोगों के पास हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोर्स का कंटेंट नहीं है, आप जिस भी ग्रुप से संबंध रखते हैं उस ग्रुप में बोल दीजिएगा, हम लोग आपको वो पूरा कंटेंट आपको दे देंगे कि क्या क्या सिखाया जाएगा इस कोर्स में। चलो, अब ये तो बात हुई मोटा मोटी कोर्स के बारे में। और कोर्स को इस तरह से हम लोगों ने डिजाइन किया है, कोई चीज हमने छोड़ी नहीं है। जो जो मैक्सिमम संभावनाएं बनती हैं वो सारी की सारी हमने उसके अंदर शामिल की है कि किसी कुंडली को देख करके किस प्रकार से हम रोगों के बारे में पता लगाएं, वो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वो सभी चीजें हमने कोर्स में शामिल कर दी है। और रेमेडीज में भी बहुत ज्यादा इसका पार्ट हमने लिया है। और ये आसान होगा ये कहने की जरूरत नहीं है मुझे। सब्जेक्ट को बहुत आसान तरीके से, जिन लोगों को केवल बेसिक ज्योतिष की नॉलेज है उन सब के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और साथ में जो सामान्य बातें जो कि अक्सर जीवन में हम मिस कर जाते हैं हेल्थ के मामले में, वो सब चीजें तो बताई जाएंगी। शरीर के बारे में विस्तार से चर्चा तो होगी ही, और ग्रहों के सूत्र तो आपको बताए जाएंगे। चलो, आज जो लोग भी सेशन अटेंड करने आए हैं उनके लाभ के लिए आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका देखकर कैसे पता लगाएं कि ये व्यक्ति 100% हेल्दी रहने के चांसेस सबसे ज्यादा है। यानी कि आज की भाषा में कहें तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। स्ट्रांग इम्यूनिटी के कौन कौन से योग होते हैं,
चलो इसी से चर्चा करते हैं। मैं ये मान करके आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि आज के सेशन में मैक्सिमम वो स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक ज्योतिष आता है। फिर भी जब हम पहली क्लास, फर्स्ट क्लास जब आरंभ करेंगे तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करूंगा, यानी राशियों से मैं शुरू करूंगा। काल पुरुष को किस तरह से राशियों में डिवाइड किया गया है और किस राशि से शरीर का कौन सा पार्ट्स देखा जाता है, किस राशि के साथ कौन सी बीमारी जुड़ी हुई है, किस भाव से कौन कौन सी बीमारियां जुड़ी हुई है, और किस ग्रह के साथ कौन कौन सी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, ये हम सिस्टमेटिक वे से पढ़ाएंगे। पर आज का ये डेमो सेशन आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए और ज्योतिष को पसंद करने वाले प्यारे स्टूडेंट्स के लिए है। तो टॉपिक है अच्छी हेल्थ या अच्छी इम्यूनिटी शरीर की कैसे चेक होती है एक कुंडली से। तो पहला प्यारा सूत्र, जब भी आपके दिमाग में इस तरह से चेक करने का मन करे, सारा फोकस आप कुंडली के फर्स्ट हाउस पे लगा दो। पहला भाव, पहले भाव का सूक्ष्म अध्ययन आपको बता देगा इस शरीर में कितनी शक्ति है और ये शरीर कितना लंबा चलने लायक है। यानी लगन पर बहुत सी चीज डिपेंड करेगी। अब स्टूडेंट कहता है जी लगन तो बोल दिया, पर लगन में क्या देखें? तो सबसे पहले देखें कुंडली का पहला भाव जिसे हम लगन कहते हैं, वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब लगन स्ट्रांग कैसे होता है, किन किन तरीकों से स्ट्रांग होता है, इसको मैं बड़े आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं। पहला तरीका, उसमें शुभ ग्रह बैठे, और शुभ ग्रह में भी सर्वाधिक शुभ ग्रह जो पहले भाव के लिए माना जाता है वो है गुरु या बुध ग्रह। दो ग्रह, गुरु या बुध, रटा दूंगा, दिमाग में घुसा दूं, ये समझ लेना। पहले भाव में गुरु बैठे या बुध बैठे, और अगर ये दो ना मिले तो कम से कम शुक्र ही बैठ जाए। अगर ये तीन ग्रह ऐसे हैं, अगर ये बैठ गए तो समझो उस व्यक्ति की हेल्थ अच्छी मानना। अगर उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी बीमारी आ गई तो ये ग्रह उसकी मदद करेंगे, उसको हील करने में, उसको हील करने में बहुत जल्दी फायदा पहुंचाएंगे। समझ में आ गए? सिंपल है। पहले भाव में बस हमेशा के लिए याद रखो, पहला भाव गुरु बैठे या बुध बैठे, दो ना मिले तो शुक्र बैठे, फिर बाकी जो भी बैठे कुछ तो गड़बड़ करेगा। कोई भी बैठ जाए फिर वो कुछ तो गड़बड़ करेगा, वो आपकी हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करेगा ही करेगा। दूसरा, पहला भाव के दूसरे भाव में और 12वें भाव में, यानी सेकंड हाउस और 12th हाउस, इन दो हाउस में शुभ ग्रह बैठे होने चाहिए। ये दो नंबर की बात आ गई कि उसके सेकंड, ये ध्यान रखना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, हेल्थ के मामले में सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह और 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह बहुत बड़ा असर रखता है। वो पूरा का पूरा हिला सकता है, पूरा पूरे शरीर को डेंट मार सकता है। ये समझ लेना, ये बहुत बड़ा सूत्र है। तीसरी चीज, लगन वर्गोत्तम हो जाए। लगन वर्गोत्तम हो जाए
अब नए स्टूडेंट को बता दूं ये वर्गोत्तम कैसे होता है। मान लीजिए आपका जन्म सिंह लगन में हुआ है, तो नवमांश कुंडली में भी सिंह लगन ही राइज हो रहा हो, तो इसे क्या कहेंगे? लगन का वर्गोत्तम होना। यानी D1 चार्ट और D9 चार्ट दोनों का लगन एक ही राशि से आरंभ हो रहा है। जो कन्या लगन वाले हैं उनका D9 कन्या से शुरू हो जाए, जो मेष लगन वाले हैं उनका D9 मेष लगन से शुरू हो जाए, तो हम कहेंगे लगन वर्गोत्तम बन गया। क्लियर हुई बात? है कोई ज्यादा दिक्कत है? नहीं, बहुत प्यारी चीज है। अगली चीज, लगन कुंडली में किसी भी प्रकार का उत्तम कोटि का राजयोग बन जाए, उत्तम कोटि का राजयोग बन जाए, कोई भी राजयोग बन जाए और वो बन जाए तो भी साउंड हेल्थ कर देगा, यानी हेल्थ अच्छा कर देगा। अब इन सूत्रों के ऊपर एक सूत्र को ध्यान रखना है कि लगन पर केवल और केवल शुभ ग्रह की ही दृष्टि होनी चाहिए। लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति के स्वस्थ रहने के उत्तम योग बनते हैं। अब ये सारी कहानी किस पे हो रही है? लगन के ऊपर, लग्नेश के ऊपर नहीं हो रही है, सिर्फ लगन की बात हो रही है। अब अगले स्टेप में चलते हैं। लग्नेश यानी कि लगन का स्वामी, आपका जन्म जिस भी लगन कुंडली में हुआ है उस लगन का स्वामी यानी कि लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस, पहले घर का स्वामी कहाँ पर बैठा है। यानी लग्नेश स्ट्रांग है ना, होना चाहिए। पहले क्या था? लगन स्ट्रांग होना चाहिए था। अब हम क्या बताने जा रहे हैं, क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि लग्नेश स्ट्रांग होना चाहिए। अब इस कोर्स में ये भी सीखोगे कि स्ट्रांग कैसे होता है और वीक कैसे होता है, तो आपको पता लग जाएगा कि अभी तक तो हम ये सोचते थे ये ग्रह फलानी राशि में बैठ गया तो चलो जी कमजोर हो गया या स्ट्रांग हो गया। ऐसे नहीं होता ज्योतिष में। ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स बताए हैं इनको जोड़ करके ही हम किसी प्रकार के डिसीजन तक पहुंचते हैं, ऐसे नहीं पहुंच जाते। लगन का लॉर्ड उच्च का होना चाहिए। पॉइंटर बनाते जाओ, क्या हो सकता है स्ट्रांग करने के लिए? पहली शर्त, लगन का स्वामी अपनी उच्च राशि में होना चाहिए। और उच्च राशि में ना मिले तो क्या करे? अगर उच्च राशि में ना मिले तो क्या करे? सेकंड प्रायोरिटी है वो ना हो कम से कम वर्गोत्तम हो जाना चाहिए। अब ये लगन के लॉर्ड की बात चल रही है, लग्नेश वर्गोत्तम हो जाना चाहिए। अगर चलो वर्गोत्तम भी नहीं मिला फिर क्या करेंगे? तो कहता है कि वो कम से कम अपनी ही राशि में हो जाना चाहिए। ग्रह लग्नेश के ऊपर बात चल रही है। बोला अगर चलो अपनी राशि में भी ना हो तो फिर क्या करें? बोला तो फिर अपने मित्र की राशि में होना चाहिए। यानी लग्नेश अपने मित्र राशि की में बैठा हो तो अच्छा माना जाएगा। बोला अगर उसमें भी ना बैठा हो, बोला तो लग्नेश को त्रिकोण में बिठा दो। यानी 1 5 9 में बैठ जाए। तो अब ये सूत्र समझ लेना, जिसका लग्नेश लगन में बैठा है, जिसका लग्नेश पंचम में बैठा है, या लग्नेश नवम में बैठा है, ये अच्छी हेल्थ के प्रतीक हैं। अब किसी ने कहा भाई अगर ये भी ना हो, तो बोला कुंडली के सेकंड हाउस में या 11वें हाउस में ही बिठा दो। बोला और ये भी ना हो तो, बोला अगर इतना भी ना हो तो केंद्र में बिठा दो। केंद्र में भी ना हो तो चलो ऐसा बना दो लग्नेश को मेरे को
कि वो किसी तरह के राजयोग में पार्टिसिपेट करता हो। यानी अगर वो राजयोग बन रहा हो, राजयोग में एक ग्रह लग्नेश होना चाहिए। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पता चलेगा ये जो राजयोग बनाने वाले ग्रह होते हैं, ये हेल्थ के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तक तो हम राजयोग देख रहे थे पैसे के लिए, रुपए के लिए, पद के लिए, ताकत के लिए। आज के बाद से देखेंगे शरीर की ताकत के लिए। यानी कि कुंडली में किसी भी तरह से राजयोग बनता है और अच्छे हाउस में बनता है तो वह शरीर के बल को बढ़ाने वाला होता है। लग्नेश भी शुभ ग्रहों की दृष्टि में होना चाहिए। जैसे पहले बताया था ना, फर्स्ट हाउस शुभ ग्रह की दृष्टि में होना चाहिए। अब बता रहे हैं लग्नेश शुभ ग्रहों की दृष्टि में होना चाहिए। बाद में बताऊंगा लगन का अच्छा होने का क्या मतलब है और लग्नेश का अच्छा होने का क्या मतलब है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तक लगने से वही बातें बताई, अब लग्नेश के साथ बताई जा रही है। लग्नेश कुंडली के जिस भी भाव में बैठ जाए, उससे दूसरे भाव में और उससे 12वें भाव में भूल करके भी उसका शत्रु ग्रह नहीं बैठना चाहिए। इसे पाप कर्तरी भी बोलते हैं। ऐसे ही एक शुभ कर्तरी बनता है। तो कहा जाता है कि पाप कर्तरी तो वो होता है जिसमें कुंडली के दूसरे भाव में या 12वें भाव में पाप ग्रह बैठ जाए, उसे पाप कर्तरी कहते हैं। पर ग्रह के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, यानी कुंडली के दूसरे भाव में और 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठ जाए तो उसे कहा जाता है शुभ कर्तरी। कर्तरी का मतलब होता है कैंची। इसे धुरधरा भी योग भी बोल देते हैं। गुरुदेव दोबारा रिपीट करेंगे इसे? अगर ग्रह की बात हो रही है लग्नेश की, लग्नेश आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह घर में बैठा हो, उसके दूसरे भाव में और उससे 12वें में, यानी आप ऐसे समझो एक हाउस आगे और एक हाउस पीछे, अगर उस ग्रह के शत्रु बैठेंगे तो हम कहेंगे ये है पाप कर्तरी योग। और अगर उसके दाएं और बाएं दोनों शुभ ग्रह बैठेंगे तो हम कहेंगे शुभ कर्तरी योग। तो ये मैं बता दूं, ये कर्तरी क्या है? कर्तरी क्या है? कैंची को कर्तरी कहते हैं। दो पाप कर्तरी का मतलब दो पाप ग्रहों के बीच में कोई एक ग्रह फंस गया तो वो कट जाएगा, यानी उसकी पावर कमजोर पड़ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं, चंद्रमा आपका 10वें भाव में बैठा, मान लो शनि को बिठा दिया 9वें भाव में और राहु को बिठा दिया 11वें भाव में, और चंद्रमा कहाँ बैठा है? 10वें भाव में। अब देखने से लगता है कि 10वें में चंद्रमा किसी भी पाप ग्रह के साथ नहीं है। ना ये शनि के साथ बैठा, ना राहु के साथ बैठा, ना केतु के साथ बैठा, ना सूरज के साथ बैठा, किसी भी पाप ग्रह के साथ नहीं बैठा, किसी भी शत्रु के साथ नहीं बैठा। पर फिर भी ये पीड़ित चंद्रमा कहलाएगा। इसको, इस चंद्रमा को शनि भी परेशान कर रहा है और राहु भी परेशान कर रहा है। तो उस जातक में जो व्यक्ति इस तरह के योग से पीड़ित है, उसको शनि का भी दुष्प्रभाव जीवन में झेलना पड़ेगा और राहु का दुष्प्रभाव भी उसके मन पर झेलना पड़ेगा। ये होता है दुरुधरा योग। इसे हम आसान भाषा में शुभ कर्तरी या पाप कर्तरी योग भी बोल देते हैं। बहुत सिंपल बात है। ठीक है, तो हमने लग्नेश को देखा, ये शुभ कर्तरी है या पाप कर्तरी है, ये हमने जरूर देखना है। अब एक और सूत्र, अगला अगला सूत्र क्या कहता है कि आपने लगन को भी देखा, लग्नेश की स्ट्रेंथ को भी देख लिया। अब आप देखो
स्टेप नंबर 3 पर चंद्रमा के क्या हालात हैं। अच्छी हेल्थ के लिए चर्चा चल रही है, अच्छी हेल्थ। लगन देखा, फिर नंबर 2 स्टेप पे लग्नेश को देखा, नंबर 3 के स्टेप पर हम देख रहे हैं चंद्रमा को, कि चंद्रमा कहीं किसी पाप ग्रह से पीड़ित तो नहीं। जिस कुंडली का चंद्रमा किसी भी कारण से पीड़ित होगा उसको मानसिक समस्याओं का, इमोशनल फटीग का बड़ा सामना करना पड़ेगा। जितना ज्यादा चंद्रमा बुरी तरह से पीड़ित होगा, इमोशनल ट्रॉमा उतना ही बड़ा, मानसिक रोग उतने ही बड़े हों। यानी कि शरीर में घाव तो नहीं होंगे पर मन में बहुत गहरे घाव होंगे। मन पर गहरे घाव होंगे। ये तीसरा फार्मूला था। चौथा फार्मूला ये बहुत आसान है। चंद्रमा सूरज के साथ नहीं होना चाहिए, शनि के साथ नहीं होना चाहिए, राहु के साथ नहीं होना चाहिए, केतु के साथ नहीं होना चाहिए, अपनी नीच राशि में नहीं होना चाहिए, पाप ग्रहों की दृष्टि में नहीं होना चाहिए। जब ये सारी कंडीशन को पार कर जाता है चंद्रमा, तो अच्छा चंद्रमा माना जाता है। और कहा, और एक और टर्म यूज होती है पक्ष बली, यानी उस चंद्रमा में रोशनी भी होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि उस दिन चंद्रमा कमजोर स्थितियों में, उसमें प्रकाश ही ना हो, नहीं तो फिर उस चंद्रमा का बहुत ज्यादा लाभ होता नहीं। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 4। अब बड़े आराम इजी इजी बताऊंगा। अपनी कुंडली में तीसरे भाव को देखो, छठे भाव को देखो और कुंडली के 11वें भाव को देखो और भगवान से प्रार्थना करो कि अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में पाप ग्रह आने चाहिए। पाप ग्रह क्या होते हैं? शनि, मंगल, राहु, ये 3 पाप ग्रह हैं। विशेष करके 3 इनको पाप माना है। तीसरे में, छठे में और 11वें में शनि आ जाए, या मंगल आ जाए, या राहु आ जाए, तो भी ये हमारी हेल्थ के लिए बड़ा इम्यूनिटी का काम करते रहते हैं। सूत्र नंबर 5, मतलब इनमें से हमारे पास योग होने चाहिए। अगर ये भी ना हुआ तो, ये भी ना हुआ हो तो कम से कम पहले भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, यानी कि त्रिकोण भाव में 1, 5, 9 में शुभ ग्रह बैठ जाएं। गुरु, बुध, शुक्र या पक्ष बली चंद्रमा। गुरु, बुध, शुक्र, पक्ष बली चंद्रमा, ये लगन में, पंचम में या नवम में जरूर बैठे होने चाहिए। अगर शुभ ग्रह त्रिकोण में बैठे हैं तो भी व्यक्ति का स्वास्थ्य की ये लोग रक्षा करते हैं। और हमारे अच्छी स्वास्थ्य के लिए क्या योग होना चाहिए? तो कितने सूत्र हो गए? 5 हो गए। चलो छठे पे चल। 6 चल रहा है। 6 चल रहा है।
चलो हाँ छठा मान लो, रिस्क। कोई बात नहीं, एक दो फालतू भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है। केंद्र में शुभ ग्रह आ जाए, केंद्र में शुभ ग्रह आ जाए, अगर इतना भी ना हो तो भगवान से प्रार्थना करो अगले सूत्र के रूप में केवल शनि आठवें में बैठ जाए। बोला और कहीं नहीं बैठा, बोला शनि को आठवें में बिठा दो। अगर तीसरे में, छठे में, 11वें में भी शनि नहीं बैठ रहा तो बोला और कहीं नहीं, तो फिर आठवें में बैठ जाओ। आठवें का शनि इंसान को लंबी आयु प्रदान कर सकता है। और अगर शनि भी आठवें में ना बैठे तो फिर भगवान से प्रार्थना करो कि आठवें भाव का स्वामी स्ट्रांग हो जाए, यानी लॉर्ड ऑफ एट्थ हाउस शुड बी स्ट्रांग, यानी अष्टमेश आठवें भाव का स्वामी मजबूत होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। गुरु जी, शनि चाहे अकेला बैठा हो या कोई साथ में कोई दूसरा ग्रह भी अकेला बैठा ही, हो? अकेले बहुत है ये बड़े प्लेनेट है, ये अकेले ही बहुत है, इनको साथ सुध की इतनी जरूरत नहीं होती। और अकेले ही ठीक रहते हैं ये, नहीं ये किसी और को दुखी करने लग जाते हैं फिर। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, दूसरा ग्रह बैठा हो। प्रणाम। गुरु जी शनि 8th हाउस में बैठा हो तो लंबी आयु के लिए है या हेल्दी आयु के लिए? लंबी आयु के लिए, हेल्दी की गारंटी नहीं है। हम हेल्थ की बात कर रहे थे ना, इसलिए पूछा। हाँ नहीं, इसमें अभी लंबी की भी पहले तो हमारी बात शुरू हुई थी 120 साल की उम्र से, फिर ठीक है। जो है शतायु का आशीर्वाद की बात हुई, तो ठीक उस है। पर चर्चा चल रही है। जितने ज्यादा अच्छे अच्छे योग होंगे उतने ज्यादा हमारी हेल्थ अच्छी होने के चांस बनेंगे। ये अब अगर अष्टम का सुनीता जी स्वामी रुक जाओ रुक जाओ, हम अभी घूम जाएंगे, अभी आप अष्टम नवम कुछ मत करो। हाँ नहीं तो सूत्र जो है इधर उधर हो जाएंगे। अच्छा मैं तो जवाब दे के निकल लूंगा, पर आपका ये पूरा टॉपिक पे रह जाएगा। ये जो बेचारे पहली बार ही अटेंड कर रहे हैं, यानी कि जो सिर्फ देखने के लिए आए हैं मात्र, उन्होंने कोर्स नहीं अटेंड किया, तो उनका काम पूरा नहीं होगा। तो उन सबको फायदा होना चाहिए। फिर आपका जवाब तो मैं दूंगा ही दूंगा। अब आते हैं इम्यूनिटी के ऊपर, और शरीर की इम्यूनिटी देखने का बड़ा ही साधारण और बहुत ही अच्छा और प्यारा सूत्र है ज्योतिष में। हमारी राशियों को तत्वों के आधार पर डिवाइड कर दिया। जैसे सबसे पहले अग्नि तत्व, अग्नि तत्व की राशियां होती हैं, ये याद रख लो, ये आगे तक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काम आएगी। 1 5 9, 1 5 9, इन्हें अग्नि तत्व की राशियां कहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा इम्यूनिटी होती है। बड़ा प्यारा सूत्र, 1 5 9, इसलिए 3 बार रिपीट कर दिया। ये अग्नि तत्व राशियां हैं, इनमें सबसे ज्यादा इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी का मतलब है बीमारी से लड़ने की क्षमता, फाइट करने की क्षमता। ये 1 5 9 में सबसे ज्यादा होती, हाउस नहीं राशि, जॉडिएक साइन की बात हो रही है। अच्छा उससे कम होती है अर्थी साइन में। अर्थी साइन में पृथ्वी तत्व की राशियां 2, यानी वृष राशि, कन्या नंबर 6 राशि, मकर कैप्रिकॉन नंबर 10 की राशि, ये पृथ्वी तत्व राशि है। 2 6 10 हमेशा याद रखा करो। इनमें अग्नि तत्व की अपेक्षा थोड़ा कम होता है रेसिस्टेंस। फिर है वायु तत्व राशियां,
एयरी साइन। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, 3, 7, 11। अब उससे कम एयर में होते हैं। फिर है जल तत्व की राशियां। अच्छा, ज्योतिष के विद्यार्थियों को ये एलिमेंट्स तो हमेशा याद रखने चाहिए, चाहे वो मेडिकल ज्योतिष सीखे या ना सीखे। राशियों के एलिमेंट्स आपको याद होने ही चाहिए। राशियों के एलिमेंट से आप व्यक्ति के नेचर का सही सही पता लगा सकते हैं। किसी व्यक्ति का गुण क्या है, स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ये केवल इन्हीं तत्वों के द्वारा बताना सबसे ज्यादा आसान होता है। ठीक है, अब चलते हैं जल तत्व राशियां। जल तत्व राशि में 4, 8 और 12। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। 4, 8, 12 सबसे कम रेसिस्टेंस वाली या पुअर रेसिस्टेंस आप बोल सकते हैं। जैसे कर्क राशि है, कर्क राशि में मंगल बैठ गया। मंगल क्या है? मंगल कर्क राशि में नीच राशि का हो जाएगा। आगे सूत्र आएगा, जब भी कोई ग्रह नीच राशि का हो जाएगा, और मेडिकल ज्योतिष में ध्यान रखना, नीच भंग नहीं माना जाता। ज्योतिष में नीच भंग माना जाता है, पर मेडिकल ज्योतिष में नहीं माना जाता। अब बेशक एक बार उसका मंगल नीच का पड़ गया, अब उसका नीच भंग हो जाओ बेशक, पर नीच राशि के मंगल के उसको इफेक्ट आएंगे ही आएंगे सारी जिंदगी। अब कर्क राशि जो होती है फेफड़ों की राशि होती है, सांस की राशि होती है। सांस, फेफड़े, चौथा भाव से रिलेटेड है ये। वो जब हम क्लास में सब करेंगे, किस भाव से क्या क्या बीमारियां देखी जाती हैं। और मंगल जो होता है, जब ये नीच राशि में हो जाता है, तो ये छाती की तकलीफें बहुत दे सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत दे सकता है, डाइजेशन के इश्यूज बहुत दे सकता है। और इसकी जगह अब मान लीजिए मेष राशि में प्रॉब्लम हो जाती है। मेष राशि में आप पाप ग्रह को बिठा दो, चलो हमने राहु को बिठा दिया। कोई व्यक्ति की मेष राशि है, मतलब मेष राशि में राहु बैठ गया किसी का, वो भी प्रॉब्लम पैदा करेगा। पर मेष राशि फाइट करेगी राहु के दोष से बाहर आने के लिए। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इनमें ज्यादा फाइटरशिप होती नहीं है। यानी कि कोई भी ग्रह अगर इनको दबा लेगा या डोमिनेट कर लेगा, तो वो अपना पूरा असर दिखा देगा। जबकि सिंह राशि है, धनु राशि है, इनमें पाप ग्रह बैठ करके स्वास्थ्य की यदि हानि करेंगे, तो भी ये राशियां फाइट करती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अब इसको समझेंगे सूत्र को और गहराई से। अगर 1, 5, 9 राशियों में हमारे शुभ ग्रह बैठे, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि शुभ ग्रह भी इम्यूनिटी देते हैं। शुभ ग्रह इम्यूनिटी देते हैं। तो आपका प्रश्न होगा, क्या पाप ग्रह नहीं देते? पाप ग्रह भी इम्यूनिटी देते हैं, पर वो कुछ विशेष घर में ही देते हैं। जैसे तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में। यहां पर पाप ग्रह आ जाएं तो फिर इम्यूनिटी देंगे। पर शुभ ग्रह शुभ भाव में, यानी कि त्रिकोण में, केंद्र में इम्यूनिटी देते हैं। और अगर 1, 5, 9 में शुभ ग्रह ना बैठे हो, तो जो सबसे पुअर रेसिस्टेंस वाली है,
वहां पे शुभ ग्रह बैठ जाए 4, 8, 12 में, तो कम से कम, क्योंकि शुभ ग्रह वहां पर बीमारी नहीं देगा, क्योंकि वहां रेसिस्टेंस पावर कम है, पर वो बीमारी दे ही नहीं रहा, तो उसका काम चल जाएगा, उसका गुजारा चल जाएगा, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इन तत्वों के माध्यम से हम किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। अब एक और प्यारा सूत्र देता हूं, है तो ये जेमिनी का। क्या सूत्र है? आत्म कारक ग्रह, या कह सकते हो आत्मा कारक ग्रह। हर ग्रह के सामने डिग्रियां लिखी होती हैं। आपने सबसे ज्यादा डिग्री वाले ग्रह को चुनना है, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट, जो नो जो सबसे ज्यादा डिग्री का ग्रह होगा, वही आत्मा कारक ग्रह होता है। अब जो भी आपका आत्मा कारक ग्रह हो, वो स्ट्रोंग होना चाहिए, वो स्ट्रोंग होना चाहिए। यानी कि आपका आत्मा कारक ग्रह किसी पाप ग्रह के साथ ना बैठे, कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में ना बैठे, नीच राशि का तो भूल करके भी नहीं होना चाहिए। अगर आत्मा कारक ग्रह स्ट्रोंग है, तो भी वह हमारी आयु की रक्षा करता है और बीमारियों से भी बचाता है। मल्टीपल टेक्निक लगाएंगे हम। एक बड़ा प्यारा सूत्र है सर्वाष्टक वर्ग सिस्टम का। जिनको सर्वाष्टक वर्ग नहीं समझ में आता, वो मेरे 2, 3 वीडियो हैं सर्वाष्टक वर्ग पर, यूट्यूब पर जा करके। यूट्यूब चैनल जो एस्ट्रो पाठशाला है, उसमें भी है, अलग अलग क्लास का है, सेम नहीं है। और जो मेरे नाम से चैनल बना हुआ है, सुनील वशिष्ठ के नाम से, उसमें भी सर्वाष्टक वर्ग सिस्टम क्या होता है, उसमें दिया हुआ डिटेल से। तो एक बार आप जरूर देखना, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। तो उसी से ये टेक्निक ली गई है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। क्या टेक्निक है? कुंडली का पहला भाव और 8वां भाव, ये 2 भाव को समझना है हेल्थ देखने के लिए। कुंडली का पहला भाव और 8वां भाव, ये सर्वाष्टक बिंदु इसमें अच्छे होने चाहिए। उसका नियम क्या है कि हर हाउस में कम से कम 28 पॉइंट तो होनी चाहिए, 28 मार्क्स तो उसे मिले हों कम से कम, 28 बिंदु मिलने चाहिए। पर यहाँ क्या नियम है? कहते हैं 8वें में 28 से ज्यादा हो, अच्छी बात है, पर पहले भाव में 8वें से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 8वें के ज्यादा हो गए तो आयु तो लंबी हो जाएगी, पर हेल्दी होने की कोई गारंटी नहीं है। अगर पहले भाव में ज्यादा नंबर है, 8वें में 28 से ज्यादा नंबर है, तो हेल्दी भी रहेंगे और लंबी आयु भी रहेगी। देखो कितना आसान तरीके से आपको मैंने बता दिया कि कैसे हम एक व्यक्ति के हेल्थ के बारे में पता लगा सकते हैं। ये तो आज का डेमो के लिए सिर्फ मात्र था, पर जब हम आगे शुरुआत करेंगे, तो हम प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे से इसके अंदर शुरुआत करेंगे। मोनिका वर्मा क्या कह रही है, समझ में नहीं आया।
तो आपको ये मैंने टेक्निक बताई। अब आपके जो प्रश्न है वो प्रश्न बोलिए, और कोर्स से रिलेटेड भी कोई बात अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। हाँ अंकुश। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी जैसे आपने बताया कि लगन को देखेंगे सबसे पहले, उसमें शुभ ग्रह जो तीन आपने बताए हुए हैं, गुरु, बुध और अपना शुक्र। शुक्र, लास्ट में शुक्र। तो अगर तीनों में से कोई बकरी होके बैठ जाता है, हेल्थ को खराब करेंगे या क्या करेंगे? बकरी बकरी अगर ग्रह बैठता है तो? वक्री ग्रह हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। वक्री ग्रह हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। वक्री ग्रहों का काम है आदमी को बार बार परेशानी में डालना, उसकी मतलब बार बार परीक्षा लेना, बार बार उसको फंसा देते हैं। तो इसलिए वक्री ग्रह होने ज्यादा ठीक नहीं। वक्री ग्रह रुपए पैसे के लिए तो ठीक है लाइफ के अंदर, पर हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते। जब मैं वक्री ग्रहों को हेल्थ के रेफरेंस से समझाऊंगा लगन। डिटेल से, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। लगन में भी बैठे हो वक्री ग्रह अच्छे जी नहीं गुरु होते। जी। और जी गुरु जी, और जो अपने शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी योग बताया, तो अगर एक उसका आगे दोस्त बैठा है और पीछे उसका दुश्मन बैठा हुआ है, तब भी वो चीज मानी नहीं, जाएगी या? उसे उसे कहा जाता है अर्धकर्तरी। अर्धकर्तरी का मतलब होता है अच्छा। 50% अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और 50% बुरे मिलते हैं। जी जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। बस इसी प्रकार से होता है, जैसे दिल में दर्द हो और फटाफट डॉक्टर के पास ले जाए, और डॉक्टर कहे सही समय पे ले आए, देख लो हमने बचा लिया, आप था तो इनके ब्लॉकेज ब्लॉकेज निकाल दिया। लेट हो जाते तो दिक्कत हो जाती। तो बस वो लेट नहीं होने देता शुभ, और वो जो परेशान करने वाला है वो परेशानी जरूर देता है। समझ गए? जी हाँ रेनू दुबे जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी जैसे अगर अ, आगे पीछे दोनों में ही कोई ग्रह ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसका हाँ कैसे वो करें? और देखो इतने सारे योग बताए, 7 8 बताए, वो ढूंढो। जो और नहीं जैसे है आपने उसके बताया पीछे मत पड़ो। जी, और जैसे मेष लग्न में आपने बताया कि पहले में अगर शुभ ग्रह बैठे, लेकिन अगर शुभ और अशुभ दोनों बैठ जाएं, राहु बैठ जाता है और साथ में गुरु, बहुत सिंपल तो है, फिर इन्हीं इन्हीं प्रश्नों के जवाब मैंने क्लास में देने। बहुत छोटे 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 छोटे, है ना, ये बड़ी छोटी छोटी बारीकियां। मेडिकल ज्योतिष टफ नहीं है, पहले तो समझ लो। पर जो हम ज्योतिष में बारीकियां नहीं समझते, जब हम ज्योतिष में एंट्री करते हैं तो ज्योतिष में बेसिक सूत्र की हम बारीकियां नहीं समझते, हम टेक्निकल को रट्टा मार के आगे बढ़ जाते। पर जब फलित करते समय उसका फलादेश कैसे होगा, जब हमारे यहाँ लाइव क्लास होती थी, जब लोग बाकायदा आते थे, बैठते थे, तो मुझे याद है हम इतनी प्रैक्टिस करवाते थे कि एक शुभ ग्रह बैठे एक अशुभ ग्रह बैठे तो बताओ क्या परिणाम होंगे, इस भाव में शुभ ग्रह बैठे और उसमें अशुभ बैठे तो क्या परिणाम होंगे। और 3 3 महीने लगते थे ये छोटी से छोटी चीज के ऊपर। पर लोगों में उस समय पेशेंस भी था, इसलिए जब वो सीखते थे तो बड़ी मजबूती से सीखते थे। आजकल योग और राजयोग पहले सीखते हैं, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि ग्रह की ताकत कैसे देखी जाएगी, राजयोग बनेगा कैसे। तो बड़ी समस्या है, कंफ्यूजन में ही रहते हैं। तो ये चीजें आपको क्लास में सिखाई जाए। जी, ठीक है। हाँ शोभा गुप्ता जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। लग्नेश जैसे अगर आपने कहा कि लग्नेश सेकंड में हो या 11th में हो तो वो स्ट्रांग माने जाएंगे, अच्छे माने जाएंगे। लेकिन लग्न अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो शोभा जी 11th तो उनका। समझिए, जो सबसे स्ट्रोंग था हम्म। उसको सबसे ऊपर बताया। मैंने हम्म। फिर कहा अगर वो भी ना मिले तो ये दे दो, ये भी ना मिले तो ये दे दो। वो वाली बात है कि एक बच्चे ने कहा मोबाइल दे दो, बाप जी। ने कहा बेटा मोबाइल कौन सा लोगे, बोला पापा नया आया है 1.5 लाख रुपए का है।
बाप बोला बिल्कुल नहीं दिलाऊंगा। दूसरा बोल, कहता अच्छा फिर 1 लाख वाला दे दो। बोला नहीं नहीं वो तो बिल्कुल नहीं दिलाऊंगा। बोला ये नहीं देते तो 90,000 वाला दिला दो। चलो सैमसंग का 60-70 हजार वाला दिला दो। फिर वो बेचारा OnePlus पे आ गया। फिर वो और नीचे आता गया वो बेचारा 10,000 पे आ गया। लास्ट में बोला पापा फोन दिला दो बस, चाहे हो 5,000 रुपये का। तो पापा ने कहा ले बेटा 5,000 रुपये का फोन ले ले। तो ये वो सूत्र बताए हैं जो सबसे बेस्ट है, वो तो सबसे ऊपर बता दिए। उच्च का हो, स्वग्रही हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, वर्गोत्तम हो, यह है स्ट्रॉन्ग की निशानी। पर जी इनमें से गुरुजी। कुछ मिल ही नहीं रहा, तो फिर दूसरे में या 11वें में हो। क्योंकि इससे पहले तो बता दिया हमने, केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो। लग्नेश, त्रिकोण में बैठना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर गुरुजी कर्क लग्न में जैसे चंद्रमा वृषभ में हो, वृषभ राशि में हो सेकंड में, तो वो तो सेकंड उच्च में के नहीं माने होगा जाएंगे। मैडम जी, कर्क वो लगन में वृषभ वो राशि 11वें में में से। हो जाएगा, 11वें में हो यस जाएगा सर, मैडम वही जी। हाँ गुरुजी, वही बोल रही हूँ कि वही 11th नहीं हाउस में बोल है रहे, और आप वृषभ अभी राशि में हो। आप अभी दूसरे में बोल रहे थे। नहीं, दूसरे भाव नहीं, दूसरी राशि में, मतलब वृषभ कोई राशि में। बात नहीं, कोई बात नहीं, बताओ हाँ। क्या चाहते हो। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि वहां बाधक वो तो है ना, वो हाउस तो उसके लिए बाधक है और वहां जाकर लग्नेश नहीं, बैठ गए। यही तो तो हेल्थ बाधक का कंसेप्ट ही तो क्लास में सीखना है मैडम जी। वही कर्क लगन पूछना में चाह रही शुक्र बाधक होगा, चंद्रमा कैसे बाधक हो जाएगा? चंद्रमा तो उच्च का हो थी। जाएगा। 11th हाउस हाँ जी, बाधक नहीं होगा। बाधक भाव है ना, हाँ ऐसे थोड़ी बाधक बन जाएगा, चंद्रमा के थोड़ी बाधक हुआ। चंद्रमा तो वही। लग्नेश ही रहेगा। हाँ हाँ, यही तो बारीक अंतर है जो क्लास में सीखने हैं। जी बाधक कैसे असर दे, ये हमने कोर्स में शामिल किया है शोभा जी, कि मारक जी। ग्रह कैसे हेल्थ में दिक्कत देता है, बाधक ग्रह कैसे हेल्थ में दिक्कत देता है, छठे 8वें 12वें को कैसे समझना है, ये सारा उसके अंदर बताया गया जी, ठीक, थैंक यू गुरु जी। है। हाँ, और किसका? चारू राठी जी का। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, अगर ये जिससे हमने कहा फर्स्ट हाउस में बुध और गुरु अगर बैठ जाते हैं तो हमारी लगन को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो क्या इनकी स्ट्रेंथ को हमें नवमांश में भी चेक करना है या जरूरत नहीं है चेक करने की? नहीं, वो ग्रह की जब स्ट्रेंथ को देखेंगे तो नवमांश में देखेंगे। हाँ, एक ग्रह की ये स्ट्रेंथ को। हाँ, जब एक होती है भाव की स्ट्रेंथ, ध्यान से समझना, एक होती है भाव की स्ट्रेंथ, एक होती है ग्रह की स्ट्रेंथ, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा। हमारा सूत्र शुरू हुआ था भाव की स्ट्रेंथ से, यानी पहला भाव। अगर पहले भाव में गुरु, बुध या शुक्र बैठे तो भाव के लिए अच्छा है। क्या समझे? भाव के लिए अच्छा। भाव के लिए अच्छा। हाँ, ठीक। जब हम देखेंगे कि भाई बुध कितना स्ट्रांग हुआ, लगन में बैठा तो है पर कितना हम्म, स्ट्रांग है, तो हम नवमांश में जाके चेक करेंगे बुध को। हम्म, गुरु कितना स्ट्रांग है, फिर गुरु को चेक करेंगे नवमांश में जाकर के। नवमांश में। ऐसे चेक करते हैं। तो भाव की ठीक है। स्ट्रेंथ को और ग्रह की स्ट्रेंथ को अलग स्ट्रेंथ अलग को। समझेंगे तो फिर समझ में आए। हाँ सही है। और एक छोटी सी चीज पूछनी है गुरुजी, अगर ये आत्म कारक जो होता है हमारा, अगर वो नीच का होके रेट्रो हो जाए, तो मैंने आपके एक वीडियो में सुना था कि वो एक अच्छा फल देने के लिए ललायत हो जाता है, अगर रेट्रो पहली होके नीच बात का। तो ये जेमिनी का सूत्र है, हम्म। नीच का नहीं होना चाहिए। लगातार कोई ना कोई बीमारी बना के रखता है। मैंने अभी क्या बताया, नीच का ग्रह का बेशक नीच भंग राज्य बन जाए, पर वो नीच का अपना इफेक्ट देना नहीं छोड़ेगा, वो दे के जाएगा अपना इफेक्ट। कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, इस बार स्टूडेंट्स को आंख बंद करके देखते ही उनको समझ में आ जाएगा ये बंदे को हेल्थ का क्या इशू हो सकता है। सिंपल, इतने आसान आसान, जिसमें कंफ्यूजन बना रहता है लोगों को, उन कंफ्यूजन से दूर करेंगे। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद आप सभी लोग। प्रणाम थैंक यू गुरुजी। गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी।